अरे अभी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अली बेटा ये फैन ऑफ कर दो जरा इसको। Okay, this is our functional English class, and the topic is the verb phrase. And I've told you people earlier that verb phrase is the more common term than verb. Why? Because in most of the cases, we use the verb phrase, not a single word. Like we don't say only go, come, sit, stand, read, write, because it's really hard to use only such words without using any helping words with them when you are making tenses. So when you are making some tenses or when you are showing some moods, it's hard for you to use the base form of the verb. So definitely you have to go towards the helping verbs. When a helping verb is added to a verb, that becomes a verb phrase. So most of the times we use the verb phrase. That's why the term verb phrase is more common than the verb. And yesterday we studied up to the last two items, which were main verbs and auxiliary verbs. I told you yesterday that main verb is the verb that conveys the main meaning, and with it, when we add some more words are added to it, we see that there are some words which don't perform the main function, but they are just used for the help of the main verb. They're called auxiliary verbs. The grammatical term is auxiliary verb, and in our day-to-day language, we call them helping verbs. So when you say, I am drinking water, the main meaning is actually in drinking, and am is just the helping verb that comes with drink to make the progressive tense. That's am drinking, that becomes a progressive verb, continuous tense. Let's head towards the next page, that's simple and compound verbs. यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सिंपल वर्ब किसको कहते हैं और कंपाउंड वर्ब किसको कहते हैं. सिंपल वर्ब, अ सिंपल वर्ब कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड. अगर आप सिंगल वर्ड की बात करेंगे, सिंगल वर्ड होगा तो वो बनेगा सिंपल वर्ब. ये सब वही एग्जांपल्स, वही गो, कम, सिट, स्टैंड, रीड, राइट, ये सारे सिंगल वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिंपल वर्ब की बात कर रहे हैं. जैसे आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक पंजाबी. अब ये स्पीक का वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल वर्ब आपने यूज किया. अ कंपाउंड वर्ब इज मेड बाय कंबाइनिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड अ मेन वर्ब. जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो वर्ब हो जाता है हमारा कंपाउंड. तो सिंपल वर्ब और कंपाउंड वर्ब, ये दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ ये भी याद रखें, ये एक आगे आइडिया आएगा, वो ये है कि जब हम सिंपल वर्ब यूज करते हैं किसी टेंस में, तो उस टेंस को हम सिंपल टेंस कहते हैं. क्योंकि टेंसेस याद रखें बेसिकली वर्ब की वजह से हैं. टेंस है क्या? टेम्पस एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, टेम्पस, TEMPUS, टेम्पस. टेम्पस जो है वो इंग्लिश में आके हुआ है टेंस. टेंस का मीनिंग है टाइम. तो टाइम जो है वो तो वर्ब बता सकता है, और तो किसी चीज से वो नहीं निकलेगा. देखें, एक है कि आई स्पीक इंग्लिश. स्पीक बताता है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. आई स्पोक इंग्लिश, स्पोक बता रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं. आई या इंग्लिश से ये बात नहीं पता चल सकती कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली वर्ब है, अगर आप सिंगल वर्ड के साथ कोई मीनिंग दे देते हैं, टेंस बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जो जहाँ पे सिंपल वर्ब यूज हुआ वहाँ पे सिंपल टेंस कहेंगे हम उसे, सिंपल टेंस. जब सेंटेंस बन जाता है तो सिंपल टेंस यूज हो रहा होता है.
और जब हम कंपाउंड वर्ब यूज करेंगे तो उस टेंस को भी हम कंपाउंड टेंस कहते हैं। तो सिंपल टेंसेस कौन कौन से हैं? सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये दो जो है ये वर्ब से बन जाते हैं। फ्यूचर टेंस जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनता, इसमें हमें डेफिनेटली कंपाउंड की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह से जब हम इनके आगे चलते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट से आगे आप कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये कंटिन्यूस जो है इसमें हम कहते हैं कि एक एस्पेक्ट भी ऐड हो गया है। एस्पेक्ट ये टेंसेस की बात आनी है, मैं थोड़ा सा आपका माइंड यहाँ पे बना दूं कि जब आप किसी भी टेंस में सिर्फ टेंस की बात हो वो तो तीन ही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आगे जो कुछ हम टेंसेस बनाते हैं वो सारे एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। इस वजह से एस्पेक्ट्स को जब हम देखेंगे तो एस्पेक्ट्स में अब मोस्टली क्या होता है कि एक तो है कि एस्पेक्ट सिंपल भी एस्पेक्ट एक है, जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, ये भी एक एस्पेक्ट भी है। किस तरह का? कि जो ये बताता है कि आप इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं। जहाँ पे आप प्रोग्रेशन की परफेक्शन की बात करेंगे वो अगले टेंसेज हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये इन टेंसेज के साथ इनके एस्पेक्ट्स यूज हो रहे हैं। वर्ब का एक टेंस होता है, एक वर्ब का एस्पेक्ट होता है, दो चीजें वर्ब से पता चलती हैं। वर्ब का टेंस तो हम ऐसे बना लेते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने कहा, अब टेंस तो बन गया, लेकिन साथ उसने वो टेंस में जाके क्या शो किया? प्रेजेंट तो वो पहले ही था। देखिए आई ड्रिंक वाटर या आई एम ड्रिंकिंग वाटर दोनों ही प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों के एस्पेक्ट्स अलग अलग होंगे। एनीवे, सिंपल वर्ड अगर आप एक वर्ड यूज करके टेंस बनाएंगे तो उस टेंस को हम कहेंगे सिंपल टेंस, और जहां पे हम वर्ब फ्रेज यानी कंपाउंड वर्ब यूज करेंगे उस टेंस को भी हम कंपाउंड टेंस कहेंगे। देन मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों को डिस्कस करना है हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने पीछे देखा कि ये दो तरह से ही वर्ब्स को हम यूज करते हैं। मेन वर्ब क्या है? अब मेन वर्ब इज समटाइम्स कॉल्ड अ डूइंग वर्ड। ये डूइंग वर्ड वाली जो बात है इसकी ये थोड़ी सी इम्परफेक्ट है वेल वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन। क्योंकि हमने ये बेसिकली कहा था, अगर आपको याद हो, कि वर्ब जो होता है या तो ये डूइंग शो करेगा या बीइंग शो करेगा। तो इसने यहाँ पे जो डूइंग वर्ड कह दिया इसे, इसका मतलब तो ये होगा कि हम सिर्फ एक्शंस की बात कर सकते हैं वर्ब्स में, डूइंग नहीं, ऐसा नहीं है। हम डूइंग भी शो कर सकते हैं, बीइंग भी शो कर सकते हैं। मोस्ट वर्ब्स आर मेन वर्ब्स एंड दे आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्शंस और स्टेट्स। अब देखिए, जब ये कह रहे हैं कि एक्शंस और स्टेट्स, स्टेट में तो कोई डूइंग नहीं होती, एक्शन को हम डूइंग कह सकते हैं, लेकिन स्टेट जो होती है दैट्स नॉट एक्चुअली डूइंग, दैट्स बीइंग। तो दो चीजें हैं, मेन वर्ब को आप डूइंग वर्ड या बीइंग वर्ड कहेंगे, ये याद रखें। मेन वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वाइज। मेन वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि इनटू वर्ब्स दैट रिफर टू स्टेट्स एंड वर्ब्स दैट रिफर टू एक्शंस। इसे रिफर कहना है आपने, रिफर। आप इस वर्ड को ये देखिए, मैं अंडरलाइन करके आपको बताता हूँ, ये है, और यहाँ पे है इसका स्ट्रेस मार्क। दो सिलेबल्स हैं इसके, री और फर। फर को हमने स्ट्रेस करना है। व्हेन यू स्ट्रेस द सेकंड सिलेबल दैट्स फर, दैट बिकम्स रिफर, रिफर नॉट रेफर। जब आप रेफर कहेंगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस भी फर्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो स्ट्रेस की एक मिस्टेक हो जाती है, तो स्ट्रेस भी हमने सही करना है। तो ये रिफर है into verbs that refer to states and verbs that refer to actions। अच्छा, अब क्या है कि मेन verbs की एक क्लासिफिकेशन ये है कि इसमें हम कहते हैं कि states और actions, ये दो चीजें मेन verbs में पाई जाती हैं। यानी जब हम मेन वर्ब्स की कैटेगरीज बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो वर्ब्स हैं जो एक्शंस शो करेंगे, और दूसरे वो वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग शो करेंगे। एक है कि आई कट एन एप्पल। अब इसमें आपका एक एक्शन है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, या आपने अपनी डूइंग बताई है, तो कट जो है यहाँ पे ये वो वर्ब है जो डूइंग शो कर रहा है, जो एक्शन शो कर रहा है आपका। फिर आपने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने जो एम यूज किया, एम मेन वर्ब है जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, आपका एक्शन शो नहीं कर रहा कि आप खुद क्या हैं, क्या करते हैं, इसमें नहीं है, बल्कि क्या हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग। फिर इनटू वर्ब्स that are followed by an object transitive verbs and those that are not intransitive verbs। दूसरी क्लासिफिकेशन इस तरह भी की जाती है इनकी मेन वर्ब्स की कि कुछ को हम कहते हैं कि ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, कुछ को कहते हैं
इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। लेकिन इसमें भी एक डिफिशिएंसी है इस वाली डेफिनेशन में भी। क्यों? कि जब हम ये कहते हैं कि मेन वर्ब्स को हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में डिवाइड करेंगे, तो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स तो इसमें है ही नहीं। तो मेन वर्ब्स में तो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स भी हैं, इसलिए यहाँ पे ये बात नहीं बनती थी। यहाँ पे बात ये बनती थी कि डूइंग वर्ब्स की अगर कैटेगरीज बनाई जाए तो वो दो बनती है, डूइंग वर्ब्स की, मेन वर्ब्स की नहीं। मेन में तो बीइंग भी शामिल है। तो यहाँ पे बहरहाल इसको हम यूं समझ लेते हैं कि डूइंग वर्ब्स की अगर दो कैटेगरीज बनाई जाए, तो एक ट्रांसिटिव होते हैं जिनके बाद व्हाट या हु का आंसर डिमांड किया जा सकता है। जैसे आई परचेस्ड, ये वर्ड परचेस होता है खरीदना, परचेज इसको नहीं कहना आपने, आई परचेस्ड। अच्छा, इसी तरह से आप कहते हैं कि वी ओपनड व्हाट, आवर बुक्स। अब ये ऑब्जेक्ट है जो आपने आगे यूज किया। जहां पे व्हाट या हु का आंसर डिमांड करे वर्ब, वहां पे हम जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इसका मतलब कि वर्ब हमारा ट्रांसिटिव था। और जहां पे व्हाट या हु का आंसर डिमांड ना किया जाए, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, आपको पूछे व्हाट के मारे उसके चुके, व्हाट उसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए आई वॉज स्लीपिंग इसके बाद व्हाट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। देन into regular and irregular verbs according to how the forms of the verbs are constructed। फिर वही बात है कि वर्ब की फॉर्म्स जो हम बनाते हैं, ये हमने पीछे उस दिन, ये कल भी इसकी बात की थी। तो इसमें हमने ये देखा था कि कुछ वर्ब्स के साथ तो हम डी और ईडी लगा के उनकी फॉर्म्स बना लेते हैं। जब डी और ईडी लगा के बनाते हैं तो इसका मतलब वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और ये मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके लिए एक और नाम भी हमने यूज किया था, वो कौन बताएगा? यस प्लीज रेज योर हैंड्स। रेगुलर वर्ब का दूसरा नाम। यस हुजैफा। हुजैफा आपकी बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। बताया ये वीक वर्ब, ये रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब कहेंगे। ओके, शाफ। यस शाफ। सर आपने बताया था इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब भी बोलते हैं। नहीं, रेगुलर के लिए दोनों नाम है। सर नहीं, रेगुलर और इरेगुलर के लिए। नहीं, रेगुलर के लिए क्या होगा? सर रेगुलर के लिए होगा सर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा। ये अमरजान ने फौरन हैंड रेज किया, इसका मतलब उसे आपका आंसर पसंद नहीं आया। यस है। रेगुलर वीक होता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, शाफ को मेरा हल को ही ना वो गलती लग गई है। एनीवे, तो ये जो है ना जी, इसमें रेगुलर वर्ब जिसमें हम डी ई डी लगा सकते हैं, इनको हम वीक वर्ब्स कहते हैं। यही इनकी वीकनेस है ना, कि डी ई डी लगा के फॉर्म चेंज हो जाती है। लेकिन इरेगुलर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें डी ई डी लगा के फॉर्म चेंज नहीं की जा सकती। वो चाहे डी ई डी के बगैर अब स्पेलिंग चेंज कर दें, जैसे गो वेंट गॉन इरेगुलर होगा। लेकिन एक है कि हम इसमें कोई फॉर्म वही रहने देते हैं, अपीयरेंस वही हो, लेकिन यूज हम उन्हें पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में कर जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे। ऐसी सूरत में भी हम उन्हें इरेगुलर ही कहते हैं। जैसे कट की बात हुई थी, कट कट कट, ये वही रह जाता है। तो ये इसमें चूंकि डी ई डी तो बहरहाल हम नहीं लगा सके, तो ये भी इरेगुलर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और, ये साथ साथ ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने ये कहा कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के तौर पे भी हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वर्ब्स की। आप सिर्फ ये बता दें कि ये जो बीइंग वर्ब्स हैं, बीइंग वर्ब्स, क्योंकि ये तो डूइंग में तो आप ये रेगुलर इरेगुलर आपने देख लिया। बीइंग वर्ब्स जो होंगे, ये रेगुलर होंगे या इरेगुलर होंगे? ये दोनों हो सकते हैं।
इरेगुलर होंगे तो इसका ईडी लगता जी ब्राउट ब्राउट जैसे बाय सर अहमद बेटा ज़रा दोबारा, मैं सुन नहीं सका आपको जी। बीइंग में इरेगुलर आएंगे बी में इरेगुलर आएंगे किस तरह से? जैसे बीइंग बाय बाउट बाउट वगैरह सॉरी, जैसे बाय वाला बाउट बाउट नहीं तो बाय बीइंग तो नहीं है अहमद, बाय तो खरीदना हो तो एक्शन है आपका। और कोई? यस राफिया की तरह आज नो आंसर। जैन, जैन भी नहीं है। जीशान, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर जी, ये इरेगुलर होंगे किस क्योंकि तरह से? बीइंग को बात कर रहे हैं, बीइंग हम कह रहे हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग बताएं। अब जैसे कहते हैं अली इज अ स्टूडेंट इज, यहाँ पर इसकी कोई ईडी और डी के ऐड नहीं होता, तो वेरी जैसे गुड, ये इरेगुलर हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। यस राफिया, अस्सलाम वालेकुम सर। चलो जैन, जैन ठीक है जैन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बेटा, यस सर, इरेगुलर ही होगा सर। इरेगुलर किस तरह से? सर उसमें डी और ईडी नहीं यूज होगा। अच्छा, डी ई डी के बगैर ज़रा फॉर्म को चेंज करके मुझे ज़रा बता भी दें। क्या मतलब सर? अच्छा, फॉर्म भी तो बनानी है ना, यस सर। बनाओ फिर। देखें ना, जैसे हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, पास्ट और पास्ट यस सर। पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं, इसी तरह से इसकी भी कोई ज़रा बीइंग वर्ब की भी बनाए ज़रा, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जहाँ से पता चले कि इरेगुलर है। चले, मेरे हाल एग्जांपल नहीं बन रही। जी राफिया, राफिया ने माइक ऑफ कर दिया। यस, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी, ये इरेगुलर होगा। किस तरह से? सर सर जिस तरह होता है कि आई फेल्ट हंग्री, तो सर ये ईडी फॉर्म्स में लगी हैं इसमें ईडी नहीं लगा, सर। हाँ जी ठीक, सर, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये स्ट्रॉन्ग है। जी। अच्छा, चलें, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ तक है ना, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। बाकी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। वो ऐसा है कि समटाइम्स कुछ वर्ब्स ऐसे आ जाते हैं कि जो बज़ाहिर तो बी नहीं होते, लेकिन बी की सेंस में यूज़ हो जाते हैं। वहाँ पे हम फिर देखते हैं कि उनमें कोई रेगुलर होगा, कोई इरेगुलर होगा। जैसे अभी ये जिशान ने और एक और बच्चे ने पहले बताया कि जिशान ने और जैन ने, आई थिंक, एक तो एग्जांपल बड़ी अच्छी उसने, मेरा जिशान ने एग्जांपल दी थी, मुझे पता नहीं श्योर नहीं, मतलब आई डोंट रिमेंबर, कि उसमें ये कहा था उसने कि जैसे बी से हम इज यूज कर लेते हैं, वाज, बरन इज की एग्जांपल की बजाय ना वाज की एग्जांपल देनी चाहिए, क्योंकि हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं इसमें, कि डी ई डी चूंकि पास्ट के लिए है या पास्ट पार्टिसिपल के लिए। उसमें उसने कहा था क्योंकि इसमें हम वो डी और ई डी यूज नहीं करते, इस वजह से इरेगुलर है। वहां तक तो ये बात ठीक है, अगर सिर्फ बी वर्ब होना फिर तो ऐसा ही है, लेकिन बी की सेंस में बहुत सारे वर्ड्स यूज हो जाते हैं। बेसिकली तो बीइंग ही है कि बी से बीइंग हम कहते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो बी वाला फंक्शन परफॉर्म कर जाते हैं, बी होते नहीं है वो, लेकिन उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पे हम यूज कर रहे होते हैं, वहां पे वो बी का मीनिंग दे जाते हैं। ये देखें, द रूल
proved, strange। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर तो हम प्रूव ऐसे लगता है जैसे किसी एक्शन की बात हो कि हम बी तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये जो हमने प्रूव्ड यूज किया हुआ यहाँ पे, ये एक बीइंग वर्ब का मीनिंग यहाँ पे देता है। इसको हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि ये बी का मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा? उस सूरत में हम ये देखते हैं कि ये है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आपने कहा प्रूव्ड। अब अगर हम इसको समझें कि ये कोई ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब जो एक्शन होता है जिसमें, या इंट्रांसिटिव में भी एक्शन होता है, लेकिन हमने आगे चलना है तो हम ट्रांसिटिव समझ लेते हैं। सपोज आप कहते हैं कि रूल ने प्रूव किया, हालांकि रूल ने प्रूव किया नहीं है, रूल प्रूव हुआ है। जब हुआ है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे उसकी बीइंग की बात कर रहे हैं। तो अब देखें, अब क्या किया उसने, अगर हम ये समझें तो आगे फिर अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब हो तो स्ट्रेंज को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होना चाहिए था। एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एडजेक्टिव है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज एडजेक्टिव होने की वजह से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ये जो वर्ब है एक्चुअली ये सेंस कौन सी दे रहा है? ये सेंस है वॉज की। तो वॉज की सेंस में इसका मतलब पास्ट में हमने प्रूव से सेकंड फॉर्म प्रूव्ड यूज की हुई है। तो ये बनता क्या है? द रूल वॉज स्ट्रेंज। अब ये प्रूव का वर्ड जो हमने यूज किया, देखें, एक है कि आई प्रूव्ड व्हाट, आई प्रूव्ड द रूल, मैं रूल साबित कर दिया। आई प्रूव्ड माई ऑनेस्टी, हाँ वहां पे हम जरूर कहेंगे ये प्रूव हमारा एक्शन है, हमने परफॉर्म किया, आगे हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ट्रांसिटिव वर्ब यूज करके हमने उसे आगे ऑब्जेक्ट लगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है स्ट्रेंज, और प्रूव में एक्शन कोई नहीं है। और दूसरी चीज फिर हम इस तरह से देखते हैं कि ये रूल और स्ट्रेंज ये मिलके एक चीज बन जाते हैं। जब ये एक चीज बनेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो सब्जेक्ट है आगे स्ट्रेंज उसका कॉम्प्लीमेंट है, वो मिलके एक चीज बन रहे हैं। ऐसी सूरत में जो दरमियान में वर्ब होता है दैट्स कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग, ये लिंकिंग वर्ब जो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, ये है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जब आ जाता है तो फिर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के सेंटर में जो वर्ब आता है उसे हम बीइंग की सेंस में ही समझते हैं, और बाजार वो जो कुछ भी हो लेकिन उसको हम ये समझते हैं कि जैसे उसकी बीइंग बताई गई है उसका एक्शन नहीं बताया गया। तो यहाँ पे प्रूफ आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो एग्जांपल्स दी ना वो आपने ठीक है, एग्जांपल्स वो इरेगुलर में ठीक है, लेकिन ये रेगुलर भी है। तो बीइंग में रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकते हैं। I think, rather I hope you've got my point. Okay. तो इसमें into regular and irregular verbs according to how the forms of the verb are constructed. ये थर्ड बॉक्स था, इसमें हमने कहा कि मेन वर्ब्स को हम इस तरह भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इनकी कि इनमें ये रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स की वजह से ये भी नाम इन्हें दिए जाते हैं। तो रेगुलर जो होगा उसे हम वीक कहेंगे और इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। Then auxiliary verbs. These verbs are combined with main verbs in order to describe. ये जो auxiliary verbs होते हैं इनको हम किस किस तरह से यूज करते हैं? मेन वर्ब्स के साथ ज्वाइन करके क्या सेंस लेते हैं इसमें से? फर्स्ट क्या है? डिफरेंट टाइम्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। डिफरेंट टाइम्स और पीरियड्स ऑफ टाइम्स किस तरह से कि देखें, जब आप इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर जाते हैं, आपने कहा कि आई हैव ईटन लंच। अब ये क्या है कि आपने एक तो डिफरेंट टाइम शो किया, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट था वो नहीं शो किया बल्कि पीछे चले गए। इस तरह पीरियड्स ऑफ टाइम भी हैं डिफरेंट, आप जो इनके साथ शो कर देते हैं कि देखें, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैव बीन जो ना पूरा एक पीरियड को शो करता है कि मैं काम करता रहा हूँ, यानी काफी कितना वो सा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हो। फिर इस तरह से दूसरी जो हम इसे कह सकते हैं ये भी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन। डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन से ये मुराद है कि जब हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। ये कहना कि आई एम राइटिंग अ लेटर, जब आप लिख रहे होते हैं आप कहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर,
इसका मतलब है कि कुछ लिख लिया है, कुछ बाकी है। तो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है ना, इसको ये जितने भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंसेस जिन्हें कहा जाता है, इन्हें इम्परफेक्ट टेंसेस भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब कि परफेक्ट नहीं है पूरी तरह से, हाँ उसके करीब करीब जरूर है। फिर दूसरा क्या है इसमें, डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी और डाउट। ये चीज जब हम साथ यूज करते हैं कि कैन यूज कर दिया, मे यूज कर दिया, आप कहते इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये क्या है कि कोई डाउट इस तरह से कि आई मस्ट से समथिंग नाउ, ये क्या है, सर्टन है आप कि आप मुझे कोई बात जरूर करनी चाहिए। तो ये आप जो साथ ना मस्ट में कैन इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, ये आपकी सर्टनिटी या डाउट को शो करते हैं। फिर है इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। A verb is a word that describes activities, processes, states of being and states of mind. ये verb के different functions हैं। Definitions में अब tense देखें, tense क्या है। मैंने आपको बताया था कि verb दो चीजें show करता है, एक तो tense show करेगा, एक aspect show करेगा। A set of forms taken by a verb to indicate the time and sometimes the continuance or completeness of the action. Tense को अभी ये जो ना साथ कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, वो हम एस्पेक्ट में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये है a set of forms taken by a verb to indicate the time। तो टेंस मैंने आपको बताया था, टेंस टेम्पस से बना हुआ एक वर्ड है, इंग्लिश में आगे चेंज हो गया। वर्ड्स जो होते हैं जब दूसरी लैंग्वेजेस में जाते हैं तो ये चेंज हो ही जाते हैं। अब देखें जैसे हम कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर रे देखें कितनी हम इसमें क्लियर, इंग्लिश में तो एंड पे आर जो है ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। कंप्यूटर, अब देखो खम और ठ, अब इसको आप जरा अपनी लैंग्वेज में देखें तो हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं वर्ड्स का, ऐसे ही है जिस तरह से आपने ये डिफरेंट वर्ड्स में देखा होगा कि नेम्स भी है ना, नेम्स मिकाइल, उधर माइकल, गैब्रियल, जिब्राइल, जेकब, याकूब। अब इस तरह डेविड, दाऊद, जॉन और जॉन याहिया, वो किधर जाके वर्ड्स बन जाते हैं। लैंग्वेजेस का अपना अपना है, हर लैंग्वेज जो होती है ना वो दूसरे की तरह से उसका साउंड का जो है ना पूरा जो एक मैकेनिज्म है वो उस तरह से काम नहीं करता। हर लैंग्वेज अपनी अपनी एक सेट पैटर्न पे चलती है। देखें रे बोलना हमारे लिए कितना आसान है, रे, लेकिन अरबियों के लिए उतना ही मुश्किल है जितना हम रे आसानी। गाड़ी देखें, गाड़ी क्या देते हैं, वो कैसे कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वर्ड्स दूसरी लैंग्वेजेस में जाते जाते, फिर वैसे भी लोगों के जो बोलने में ये फ़र्क पड़ जाता है कि लोग किस तरह से उनको प्रोनाउंस करते हैं। कोई तेज़ी में प्रोनाउंस कर रहा होता है, कोई स्लो कर रहा होता है। वो जितनी तेज़ी, अब वर्ड्स ऐसे होते हैं तो वर्ड्स वो तेज़ से बोलने की वजह से कई अंदर से लेटर्स खाए पिए जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर आगे से आगे लैंग्वेज में वही चलते रहते हैं। अब यहाँ पे कई लोग हमारे ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे कह रहे हैं सर पेपर आ रहे हैं, आप ना आप बस दुआ करें हमारे लिए। मैं बस दुआ करें क्या मतलब, नहीं सर मेरा मतलब है कि आप बस दुआ करें। अब सीन कहाँ गई वो, अब बस दुआ करें जी, या ये तो आप आम सुनते हैं, कहते भी हैं आप बस दुआ करें। अब ये क्या है, ये इस तरह चलते चलते फिर लैंग्वेजेस में चेंजेस आना शुरू हो जाती है। चलिए यहाँ पे टेंस क्या है, अ सेट ऑफ फॉर्म्स। वर्ब की जो फॉर्म्स के साथ हम जो काम करते हैं ना वो तो उन्हें हम कहते हैं कि ये टेंस बना जाती है। उससे पता चलता है कि ईट प्रेजेंट, एट पास्ट, ये ईट की फॉर्म यूज की तो प्रेजेंट है, एट सेकंड फॉर्म यूज कर दो पास्ट हो गया। अच्छा फिर है डेफिनेशंस में एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस अ फीचर ऑफ द एक्शन रिलेटेड टू टाइम सच एज कंप्लीशन और ड्यूरेशन। अच्छा अब ये दो ऐसे फीचर्स हैं कि जब आप, एक तो है सिर्फ आपने टेंस की बात की, वर्ब ने टेंस शो कर दिया, लेकिन अब वो टेंस जो है वो टेंस सिर्फ प्रेजेंट तक हम बात करें तो प्रेजेंट में तो कई चीज़ें हैं। देखें एक है कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब उसमें ये नहीं पता कि आप इस वक्त इंग्लिश पढ़ाते हैं या इस वक्त पढ़ा रहे हैं आप इंग्लिश, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि जिस वक्त आप कह रहे हैं आई टीच इंग्लिश, क्या आपकी एक्टिविटी उस वक्त टीचिंग की चल रही है, कोई और चल रही है जिस वक्त आप ये कहते हैं। देखिए ना, मैं अगर खाना भी खाने बैठूं तो कोई किसी का फोन आ जाए कि आपको स्टूडेंट पूछता है कि सर आई हर्ड अबाउट यू, प्लीज टेल मी व्हाट यू आर।
आई कैन से दैट आई टीच इंग्लिश। अब हालांकि खाना खाने बैठा हूँ, आई टीच इंग्लिश कह रहा हूँ, लेकिन आई एम टीचिंग इंग्लिश मैं नहीं उस वक्त कहता कि वो उसको तो नहीं पढ़ा रहा होता मैं। तो ये एक एस्पेक्ट इसको क्या शो करेगा, वो शो करता है रिलेटेड टू टाइम। एक तो है ना कि बेसिकली हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यूज करने हैं, लेकिन एक है कि प्रेजेंट में उस वक्त के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई खास पीरियड उस वक्त का अगर बताना हो फिर क्या बनेगा, उसके लिए फिर हम एस्पेक्ट से यूज करते हैं, जैसे कंप्लीशन या ड्यूरेशन। कंप्लीशन ये है कि आई हैव स्टडीड बायोलॉजी, आई हैव स्टडीड बायोलॉजी। अच्छा, अब ये क्या है कि आपने कंप्लीशन शो कर दी कि मैंने पढ़ ली है बायोलॉजी। एक है ड्यूरेशन, जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग बायोलॉजी, करता रहा हूँ, पिछले कुछ वक्त से करता रहा हूँ, ये कुछ ड्यूरेशन भी आपने बता दी। तो ये एस्पेक्ट्स हैं जो सिर्फ जो रॉ फॉर्म है टेंसेस की, वहां तक तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, लेकिन जो आगे हम टेंसेस बनाते हैं 3 के बाद जो 9 हम आगे बनाते हैं, वो सब के सब एस्पेक्ट्स हैं। सिंपली क्या है, जहां भी प्रोग्रेशन यानी कंटिन्यूंस या परफेक्शन यानी कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट टेंस जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं। क्यों कि अगर उनसे पीछे जाएं, टेंस तो पहले मौजूद था, ये टेंस को अलग से नहीं होता। हाँ, वर्ब का ये एस्पेक्ट है, वर्ब ने पहले टेंस शो किया फिर एस्पेक्ट शो किया। Tenses are used to describe when the actional state occurs or occurred. तो टेंसेस जो होते हैं ना, वो तो सिर्फ दो ही चीजें शो करते हैं। क्या? या तो प्रेजेंट डेफिनेट शो करेंगे कि कोई चीज होती है, या कोई चीज हुई पास्ट, occurs और occurred। दूसरा क्या है, एस्पेक्ट इज अबाउट वेदर एक्शंस और स्टेट्स आर कंप्लीटेड और कंटिन्यू। एस्पेक्ट ये बताता है कि कोई काम चल रहा है या काम कंप्लीट हो गया है। Perfect tenses show that an action is completed. Perfect tense ये शो करता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, और प्रोग्रेसिव टेंसेस शो ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी। और प्रोग्रेसिव टेंसेस कोई ड्यूरेशन शो करेंगे या कंटिन्यूटी शो करेंगे कि यानी जारी है कोई काम। The progressive aspect is also described as imperfect or continuous. ये भी मैंने बताया था आपको कि प्रोग्रेसिव टेंसेस जो होते हैं इनको इम्परफेक्ट भी कह दिया जाता है, किस लिए कि इनमें कुछ काम तो मुकम्मल हो चुका होता है, कुछ हो रहा होता है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, हालांकि अब जो टीचिंग मैं बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा तो काम वक्त हमारा गुजर गया है, थोड़ा बाकी है, तो जो हो गया वो तो परफेक्ट में आना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक है आई बोट अ बुक, और एक है आई हैव बोट अ बुक। अब प्रेजेंट परफेक्ट जिसे आप कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, वो एक्शन प्रेजेंट का होता है या पास्ट का होता है, ये बताना आप। यस, आई हैव बोट अ बुक, ये प्रेजेंट का एक्शन है या पास्ट का? Cool टेल, प्लीज रेज योर हैंड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्रेजेंट खत्म हो रहा है, ये इस टेंस को शो कर रहा है कि प्रेजेंट खत्म हो रहा है। ये तो आपने तीसरी बात बता दी। क्वेश्चन ये है कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है? सर ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो अभी आप जैसे खत्म कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि खत्म हो गया ये, तो प्रेजेंट में क्या है फिर? देखिए ना, एक बुक थी वो आपने खरीद ली, इसमें प्रेजेंट क्या है? अब टेंस में तो पास्ट हो गया। पास्ट हो गया ना? जी सर। चले ये शाफ से पूछते हैं। ये शाफ सर ये पास्ट होगा। पास्ट होगा। अच्छा जी। चलिए, अब अगली बात ये है कि ये पास्ट है जब, तो एक सेंटेंस हमारे पास है आई बोट अ बुक, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? सर डिफरेंस, सर ये तो नहीं पता। देखिए, आई हैव बोट अ बुक, ये बात आपकी ठीक है, ये पास्ट है, मैं भी इसको पास्ट ही कहता हूँ, लेकिन हम फिर यहाँ पे आई बोट अ बुक क्यों नहीं यूज कर लेते, आई हैव बोट अ बुक क्यों यूज करते हैं? इसका नहीं पता? सर नहीं, इसका नहीं पता। ओके, थैंक यू। यस, और कोई बच्चा को बताना चाहे तो बता। चलिए, शेयरिंग है, कोई बात नहीं, शेयरिंग तो करें।
आप यूं ही समझा करें सब घर में बैठे अपने फादर के साथ बैठे गप्पे मार रहे होते हैं ना, अपनी बात ही बतानी है, ये कौन सा टेस्ट हो रहा है? यस उसमें अहमद। वो है वाले में वो खरीद चुका है, और जो सा आई बाउट वाला उसमें खरीद ली है उसने। क्या बात है, आपने तो अंग्रेजों के मसले हल कर दिए। इससे क्या फर्क पड़ता है, खरीद लिया है और खरीदा है, बात तो एक ही हुई ना। अच्छा, और कोई ये शेयर करें जरा। यस प्लीज, एनीवन एल्स? जिशान को अच्छी इसके लॉजिक है, मुझे लगता है काफी साइंटिफिकली सोचता है ये। पहले मैं ये जिशान जफर से पूछना, पहले किधर है जिशान? ये जिशान बेटा जरा हैंड रेज करो ना। हाँ यस। सर वो गलती से हो गया था, वो मेरा ना जो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, वो गलती से हो गया था। मुझे समझ में नहीं आया आपने सवाल क्या पूछा है। जी क्वेश्चन ये है कि एक आप कहते हैं कि आई हैव बोट अ बुक, ठीक है ना? हाँ जी। क्वेश्चन ये था कि आई हैव बोट अ बुक, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? आई हैव बॉट अ बुक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो प्रेजेंट के अंदर आएगा। नहीं, ये हेल्पिंग तो तो हम, मैं एक बताता हूँ, देखिए वो तो ठीक है, हम तो नाम ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं ना, वो तो ठीक हाँ है, जी लेकिन एक्शन आपका ये प्रेजेंट में या पास्ट में? सर, ये बताने के अंदाज पे डिपेंड करता है कि आप इसको प्रेजेंट में लेके जा रहे हैं, पास्ट में चलिए लेके जा रहे ठीक है, अब बताने के अंदाज पे चले जाते हैं। ये बताने का अंदाज प्रेजेंट में क्यों लाए आप, जबकि हैं। आपकी जैसे बुक? कोई सवाल जी कोई सवाल करता है कि आपने ये वाली किताब खरीद ली, आप जवाब में कहेंगे हाँ मैंने ये खरीद ली है, यहाँ पे आएगा आई हैव बॉट दैट बुक। नहीं, वो ऐसा क्यों है कि है बोट क्यों है, जबकि देखिए बोट आपने पास्ट में एक्शन ये परफॉर्म किया ना, बताया आपने प्रेजेंट में है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, पास्ट में। पास्ट का एक्शन है ना, हाँ जी। हाँ जी, तो हम आई बोट अ बुक क्यों नहीं कह देते वहां पे? क्यों पास्ट का कैसे? एक्शन है। अच्छा जी, चलें ये। नहीं, आई बॉट अ बुक इसलिए अस्सलाम वालेकुम सर। इस्तेमाल नहीं वालेकुम किया सलाम। क्योंकि ये वालेकुम ज्यादा अस्सलाम। पास्ट में नहीं आई गया, हैव मतलब बॉट कि अ बुक पास्ट में आई बॉट अ बुक वो तो किसी भी वक्त में खरीद ले सकते हैं। आई हैव बॉट अ बुक। ओके जिशान, ये बेटा मैं अब ये जरा हुदा से पूछना। सर इसमें एक्शन पास में है लेकिन वो कंटिन्यू प्रेजेंट में है। नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूड क्या है, देखें आपने कहा आई हैव बोट अ बुक, आपने किताब खरीद ली, एक्शन तो खत्म हो गया, प्रेजेंट में क्या रह गया? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, नहीं, तो जो उसका मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो तो ठीक है, हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं, इस वजह से आपको ना ये थोड़ा सा ये लगता है कि हम प्रेजेंट की कोई बात कर रहे हैं, हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन अब ये है कि आई हैव बोट अ बुक, जहाँ पे आपने कहा एक्शन तो आपने पास्ट में परफॉर्म किया ना, एक्शन तो आपका जी हो सर। वो पास्ट में हुआ ना, तो इसकी जी, वजह से हम ये क्यों नहीं कहते आई बोट अ बुक? क्योंकि सर बोथ सेंटेंस आ जाता है पास का, उसमें काम पास में हो चुके हैं, यहाँ पे पास्ट में एक्शन भी पास में है और लेकिन वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। कंटिन्यूड कैसे हो सकता है? देखिए आप बुक्स खरीद रही हैं, नहीं बुक्स खरीद ली है आपने, बस वो तो एक्शन परफॉर्म किया, पैसे दिए आपने, घर आ गए आप, अब उसमें एक्शन तो ये कंप्लीट हो गया। ये सिमरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आई हैव बॉट अ बुक इसलिए आया क्योंकि उसने किताब अभी थोड़ी देर पहले खरीदी है। अच्छा, आई बॉट अ बुक इसलिए नहीं आना क्योंकि अगर आई बॉट अ बुक आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत पहले किताब खरीदी हुई है, ये कैसे पता चलता लेकिन है? किताब तो उसने सर किताब तो उसने अभी खरीदी है ना, तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले खरीदी है अच्छा चलिए, अब प्रेजेंट में। मैं बताता हूँ, ठीक है, थैंक यू। ये अच्छा है, चले शेयर जरूर किया करें, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो क्या होगा। देखें आप इस तरह करने से ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बच्चे क्वेश्चन वो आंसर दे रहे होते हैं ना, या क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उनका फिर उस जो मेरी तरफ से आंसर है उसमें इंटरेस्ट उनका ज्यादा होता है। रीजन ये होती है कि उसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, तो अब जितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी क्वेश्चंस में होगी, उतनी ज्यादा नहीं ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी।
अच्छा, अब ये सुने कि ये जो ना आई बोट अ बुक और आई हैव बोट अ बुक, एक्चुअली ये एक्शंस दोनों पास्ट के ही हैं, लेकिन जब किसी पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट के साथ हमने लिंक करना हो, उस सूरत में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। एक्शन पास्ट का ही होता है, वो प्रेजेंट में उसकी कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, वो खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट के साथ लिंक करने के लिए। लिंक कैसे हो जाता है? देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि ये देखो भाई फलां बच्चे ने बुक खरीद ली है, आप भी बुक खरीदो। अब देखें प्रेजेंट में क्या बात हो रही है कि बुक खरीदो, कि बुक खरीदने की बात हो रही। आपने तो पास्ट में खरीदी, आपने तो चाहे 10 दिन पहले खरीदी हो, आप क्या कहते हैं सर मैंने तो बुक खरीद ली है। अब ये आपने प्रेजेंट के साथ लिंक करने की वजह से यूज किया, हालांकि 10 दिन पहले का एक्शन पास्ट का है, आपने प्रेजेंट के साथ लिंक किया उसे, क्यों प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात हो रही थी, आपने उसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, अब ये 10 दिन पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में है। आज सुबह की बात की जाए, आप कहते हैं कि माय फादर गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू लाहौर। अब हालांकि आज की बात है, आप हैव यूज ही नहीं कर रहे इसमें। रीजन क्या है कि प्रेजेंट में लाहौर जाने की या आपके फादर की कोई ऐसी बात वहां जो प्रेजेंट एक्शन के साथ, हम प्रेजेंट के साथ उस एक्शन को जॉइन नहीं करना चाह रहे, हम पास्ट की बात पास्ट में रख रहे हैं, प्रेजेंट के साथ उसको लिंक नहीं कर रहे। लिंक करेंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। जैसे मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि अपने फादर से कहें कि अभी ना मुझे ज़रा कांटेक्ट करें ताकि मैं उनको आपकी प्रोग्रेस बता दूं। तो कहते सर वो तो लाहौर जा चुके हैं। अब ये जा चुके हैं आपने क्यों यूज़ किया कि अब प्रेजेंट में बात हो रही थी कि वो अभी बात करें मेरे साथ, कांटेक्ट करें। तो ये जो होता है ना, पास्ट के एक्शन को जब प्रेजेंट के साथ लिंक करेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। लेकिन आपने लंच है ना, दोपहर का खाना अभी खाया तो नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल आपको देने लगा हूँ कि दोपहर का खाना आपने खाया, आप अपना ना इस तरह से डायरी जैसे होती है ना, मुझे बताते हैं कि आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, देन आई एट लंच एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश। ये आपने कहा, ये आप पास्ट सारा बता रहे हैं, लेकिन अब बात लंच वाली आपने पास्ट में की है, बात अब प्रेजेंट की मैं बताने लगा हूँ। ब्रेकफास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे ले आते हैं आप? यहीं पे कोई स्टूडेंट आ जाता है, वो उसने उसके पास क्या है कि उसने वो अपना ना टिफिन कैरियर निकाला और कहने लगा सर मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। सर आप भी करेंगे नाश्ता? तो मैंने तो कर लिया है। अब कर लिया है, हालांकि लंच का टाइम दरमियान में है, वो भी निकाल दिया। क्यों? कि इस वक्त बात नाश्ते की हो रही है, उसका नाश्ता बाकी था, उसे टाइम नहीं मिला, वो बिजी रहा। उसने कहा कि इस वक्त नाश्ते की बात करेगा तो मैं वो पास वाले नाश्ते को प्रेजेंट के साथ लिंक कर दूंगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। तो जब पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट के साथ लिंक किया जाए, इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट, अदरवाइज इट रिमेन्स पास्ट सिंपल। ठीक है जी, अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आई तो पूछ लें दोबारा। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी वैसे। अच्छा जी, इसके बाद all main verbs have two simple tenses which are used without auxiliary verbs। जितने भी main verbs हैं उनके दो टेंसेस बन सकते हैं, एक प्रेजेंट डेफिनेट और दूसरा पास्ट डेफिनेट, जिन्हें प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल कहा जाता है। ये बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आई बोट अ बुक। बोट देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया। आई बाय फ्रूट, मैं फल खरीदता हूँ, ये बाय के साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन प्रेजेंट टेंस आपने बना लिया। अदर टेंसेस ऑफ फॉर्म यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। बाकी जो टेंसेस हैं असल में टेंसेस क्या है, वो एस्पेक्ट्स ही हैं, वो हमने इस तरह से शो करने हैं, बी, हैव, विल एटसेट्रा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा के साथ फिर हम इनको यूज करेंगे। देन मोर अबाउट टेंसेस एंड एस्पेक्ट। ये टेंसेस और एस्पेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात आपको और बता दूं। ऑल वर्ब्स हैव बोथ, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने खुद ऐड किया इसमें। ऑल वर्ब्स हैव बोथ टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स। हर वर्ब में दो चीजें होती हैं, वो टेंस भी शो कर सकता है, एस्पेक्ट भी शो कर सकता है। बिकॉज देयर आर 3 वर्ब टेंसेस एंड 4 verb tenses, there are 12 possible combinations of tense and aspect। अच्छा, अब चूंकि 3 verb tenses, मैंने आपको बताया कि टेंस तो बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ही कहते हैं, तो वो वर्ब से हम जो यूज कर रहे हैं टेंसेस, टेंस का वर्ड टाइम, तो तीनों से हम इनको तीनों को यूज करके हम बना सकते हैं। क्यों?
कि या तो वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, यहाँ तक तो टेंसेस की बात है। एंड 4 वर्ब एस्पेक्ट्स, इनके साथ एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? वो जब हम कहते हैं ना कि ये एक इंडेफिनिट एस्पेक्ट है, एक प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस एस्पेक्ट है, और एक परफेक्ट का एस्पेक्ट है, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस का एस्पेक्ट है। ये 4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इस तरह से हम वो 3 जो टेंसेज हैं बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके 4 एस्पेक्ट्स जब लेते हैं तो ये 12 टेंसेज बन जाते हैं। वर्ब टेंसेज में देखें, द वर्ब contains the action or being, yani doing or being of the sentence. Without verbs, we cannot talk about eating, playing, writing, reading, being, etc. ना हम अपना होना कि हम क्या है ना ये बता सकते हैं, ना अपनी डूइंग कि हम क्या करते हैं ये भी हम नहीं बता सकते अगर वर्ब्स ना हो। तो वर्ब्स के अंदर ही असल में ये सारे टेंसेज और एस्पेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, a verb tense contains the time of the action। वर्ब टेंस में एक टाइम आ जाता है, वहीं से पता चलता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। विदाउट वर्ब टेंसेस वी कैन नॉट टॉक अबाउट व्हेन वी डिड द थिंग्स, हम इनके बगैर बता नहीं सकते। हाउ कैन वी टॉक अबाउट यस्टरडे और फ्यूचर? यस्टरडे फ्यूचर की बात करनी हो तो ये टेंस ही बता सकता है, वर्ब ही बताएगा, इसके अलावा वर्ब के अलावा कोई और वर्ड नहीं बता सकता। वी नीड वर्ब टेंसेस टू टॉक अबाउट टाइम। एस्पेक्ट क्या है? वर्ब टेंसेस हमने कहा 3 है और एस्पेक्ट्स 4 हैं। एंड एस्पेक्ट रिफर्स टू द टाइमिंग ऑफ द वर्ब। एक तो है ना कि वर्ब ने कुछ शो कर दिया, एक है कि वो टाइमिंग किस वक्त की आप बात करना चाहते हैं। इट टेल्स वेदर द एक्शन अकर्स इन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम। सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम क्या है? इसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सिंगल ब्लॉक। जैसे आई टीच इंग्लिश, ये एक वेग सा सेंटेंस है, वेग सी टाइमिंग है, लेकिन एक सिंगल ब्लॉक जरूर है कि इसमें हम ये नहीं बताते कि परफेक्ट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है या इन प्रोग्रेस है, ये इसमें कोई पता नहीं चलता। फिर कंटिन्यूसली और रिपीटेटिवली किस तरह से होता है एक्शन? सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम में है कि जो ओवरऑल प्रेजेंट पूरे की बात कर दी इसमें, या पूरे पास्ट की बात कर दी, या पूरे फ्यूचर की बात कर दी। ये क्या है? सिंगल ब्लॉक। ये इंडेफिनिट, इसको हम समझते हैं इंडेफिनिट एस्पेक्ट। एक है कंटिन्यूस और एक है कंटिन्यूस या रिपीटेटिव। कंटिन्यूस या रिपीटेटिव एक ही बात है। देखें, ये कंटिन्यूस टेंसेस वही होते हैं जो आपके एक्शंस को इस तरह शो करते हैं जिससे आप रिपीट कर रहे हैं। सपोज आप सिंपली ये कहते हैं कि आई एम ईटिंग आइसक्रीम, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। अच्छा, अब ये क्या है? ईट। हमने ईटिंग क्यों यूज किया? कि आप उस एक्शन को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद फिर खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं। ये इस तरह से कंटिन्यूस जो होते हैं ये रिपीटेटिव होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको हम कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं कर सकते। जैसे नो का वर्ड है, नो। नो तो मैं कहता हूँ आई नो दिस क्लास, मैं इस क्लास को जानता हूँ, लेकिन वो नो बस एक दफा का ही है। नोइंग नहीं हो सकता आई एम नोइंग दिस क्लास कि मैं बार बार एक्शन ये परफॉर्म करूँ, ऐसा नहीं है इसमें। ऑल वर्ब्स हैव बोथ टेंस एंड एस्पेक्ट। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स। कौन कौन से? सिंपल या इंडेफिनिट, फिर प्रोग्रेसिव, दूसरा परफेक्ट, तीसरा यानी फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ तक हमारी बात जो है ना आज की कंप्लीट हुई। इफ यू पीपल गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट देम। बाकी जो बातें हैं इनकी एग्जांपल्स फिर करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात हुई है कि वर्ब टेंसेस जो होते हैं, वर्ब टेंस तो शो कर देता है, हर वर्ब में ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो 3 टेंसेस शो करता है। लेकिन किस तरह से? 2 टेंसेस तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब शो करेगा, एक टेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ शो करेगा, फ्यूचर वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के ये शो कर सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए उसको चाहे इंडेफिनिट ही हो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ना कि एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि 3 तरह के एस्पेक्ट्स इनमें पाए जाते हैं। 4 तरह के एस्पेक्ट्स हैं, 3 तरह के टेंसेस हैं। टेंस, एस्पेक्ट, हर वर्ब में 3 टेंसेस हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं। तो एस्पेक्ट्स में हम कहते हैं कि या तो सिंगल ब्लॉक को शो करेगा जो इंडेफिनिट में आ जाता है, और एक प्रोग्रेशन में आएगा, एक परफेक्शन में आएगा, एक प्रोग्रेसिव और परफेक्ट दोनों को हम ज्वाइन करके perfect progressive tense बनाते हैं। That's it. It's all from me. Thank you very much. See you tomorrow, inshallah.